टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम अपनी एक नई यूनिट जो कि केवीएस पीआरटी पेडागोजी का अधिगम के अनुकूल परिवेश करना, क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। समाज में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के लोग पाए जाते हैं। कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, तो कुछ असामाजिक होते हैं। इसी तरह बच्चों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ प्रखर बुद्धि के होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, तो कुछ में कार्यों को सीखने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों की तरह कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते हैं। वे विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं। वे बच्चे सामान्य तरह की दी जाने वाली शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो सकते। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अतः अध्यापक और समाज का यह नैतिक दायित्व है कि वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान सुनिश्चित कर उनकी आवश्यकता एवं सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 16 से 14 वर्ष तक आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त एसडीजी गोल संख्या 4 में निःशक्त बच्चों की शिक्षा हेतु सभी स्तरों पर समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। इस हेतु ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण और स्तरोन्नयन किया जाना है जो निःशक्तता के प्रति संवेदनशील हो और समावेशी परिवेश उपलब्ध कराती हो। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 17 में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के कर्तव्य एवं समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विशिष्ट उपाय किए गए हैं। विशिष्ट बच्चे वे बच्चे हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सामूहिक एवं व्यावहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बच्चे से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या अलग होते हैं जहाँ कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक, अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चे के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। विशिष्ट शिक्षा को दी जाने वाली शिक्षा को समझने में सामान्य शिक्षकों को कठिनाइयाँ होती है। हीबर्ड 1996 के अनुसार विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनमें मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है या जिनको व्यवहारिक, सामूहिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती हैं या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इसके उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। क्रिक 1962 के अनुसार विशिष्ट बच्चे मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। उनकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे स्कूल के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनका सामान्य बच्चे की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। हेविट तथा फॉर्निस के अनुसार विशिष्ट व्यक्ति ऐसे हैं जिसका शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हों, अर्थात असामान्यता ऐसे गुण दुर्लभ हों। ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएं उसकी प्रकृति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न विशिष्ट लक्षणों वाले होते हैं। सामान्य बच्चों में निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जैसे चिंताग्रस्त हो गया, निराशावादी हो गया, शर्मीले होते हैं, एकाकी हो, कभी कभी उम्र, आत्म केंद्रित, निष्क्रिय होते हैं, स्थिर होते हैं, सांवेगिक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार। टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। सामान्य बच्चों से भिन्नता रखने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आपस में भी अनेक असमानताएं रखते हैं। कुछ बच्चे सीखने की नियोग्यताओं के कारण, कुछ बौद्धिक अक्षमताओं के कारण तथा कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धि के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों के कई प्रकार बताए हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। हेवार्ड तथा ओरलेंस्की 1980 के अनुसार प्रतिभाशील या प्रवीण बालक, मानसिक मंद बालक, अधिगम असमर्थ बालक, व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक, संचार रोगों से ग्रसित बालक,
संचार रोगों से ग्रसित बालक, श्रव्य दोष, दृष्टि दोष, शारीरिक व अन्य स्वास्थ्य क्षति, गंभीर व बहुविकलांगता से ग्रसित बालक। रीली व लेविस 1983 के अनुसार प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मंद बालक, अधिगम असमर्थ बालक, मानसिक रोग से ग्रसित बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, बहुविकलांगता से ग्रसित बालक। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिभाशाली बच्चे। समाज में एक बहुत ही भ्रांत धारणा फैली हुई है कि उच्च मानसिक क्षमता युक्त प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमता से विभूषित होते हैं और उनकी वरीयता का कारण उनमें अंतर्निहित कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं, परंतु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। यद्यपि कि विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चों में स्वयं में ही कुछ हद तक उनमें अंतर्निहित क्षमताओं में काफ़ी भिन्नता होती है। यही नहीं, प्रत्येक बच्चे में अंतर्निहित कोई क्षमता उसमें अंतर्निहित दूसरी क्षमता से ज़्यादा बेहतर होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें अत्यंत वरीय एवं प्रतिभावान दो वर्गों में इनकी बुद्धिलब्धि आईक्यू के आधार पर विभाजित किया है। यद्यपि यह वेरी सुपीरियर आईक्यू 130 से 139 और गिफ्टेड आईक्यू 140 एवं अधिक का वर्गीकरण स्टैनफोर्ड बिने ने बुद्धिलब्धि के आधार पर वर्ष 1937 में किया था। इसकी उच्चतर एवं निम्नतर सीमाओं पर कोई निश्चित मानदंड नहीं है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। अब्दुल रऊफ के अनुसार प्रायः उच्च बुद्धिलब्धि के प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धिलब्धि से किया जाता है। कॉल्सनिक के अनुसार वह प्रत्येक बच्चा जो अपने आप स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हम समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। विट्टी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की उपलब्धि संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व आदि कार्यों में लगातार उत्तम होती है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं: शारीरिक संतुलन होता है, उनका उच्च वंशानुक्रम होता है, रुचियां होती हैं, संवेगात्मक विशेषताएं होती हैं, अध्ययन में योग्यता होती है, विद्यालयी विशेषताएं होती हैं, बौद्धिक विशेषताएं होती हैं, व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं, कम मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उनको आत्मालोचक एवं रहस्यमयी होते हैं, उदारतापूर्वक दृष्टिकोण होता है, उनका सामाजिक विशेषताएं होती हैं, अंतर्दृष्टि की अधिकता होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान: प्रत्येक स्कूल में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अधिक देखने को मिलती है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, बुद्धि परीक्षाएं, उपलब्धि परीक्षण, पहचान, प्रवणता परीक्षा, संबंधित व्यक्तियों से एकत्र सूचना। बुद्धि परीक्षाएं: इंटेलिजेंट टेस्ट। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए अध्यापक कक्षा कक्ष बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग कर सकता है। यह परीक्षण शक्ति शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रवीणता परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट। अध्यापक प्रवणता परीक्षा के द्वारा बच्चों के सम्मान एवं भविष्य के उन्नति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए। संबंधित व्यक्तियों से एकत्र सूचना: जो व्यक्ति बच्चे से संबंधित हो, चाहे परिवार का हो या पड़ोस या विद्यालय का, उनसे बच्चों के संबंध में सूचना एकत्र कर या प्रतिभा खोज परीक्षाओं का आयोजन कर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग कर पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रुझान परीक्षण। सकारात्मक सोच होने के कारण बालक का रुझान अच्छे कार्यों में होगा और उनकी कला, संगीत, साहित्य, काव्य आदि विषयों में रुचि भी होगी। प्रतिभाशाली बच्चे की शिक्षा: हैविगस ने अपनी पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशनल गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए: प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता होनी चाहिए, विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा देनी चाहिए, उनको असामाजिक आदतों को रोका जाना चाहिए, सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए, संस्कृति की शिक्षा होनी चाहिए, समान बच्चों के साथ शिक्षा होनी चाहिए, पाठ्य से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, सामाजिक अनुभव के अवसर देना चाहिए, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना चाहिए, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना चाहिए, प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, उनको श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण देना चाहिए, बच्चों को रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना चाहिए, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, योजना विधि द्वारा शिक्षण देना चाहिए, विशेष विद्यालयों में शिक्षा, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना, शिक्षा का आधार बच्चे का अध्ययन, समय समय पर विशेष निर्देशन परामर्श प्रदान करना। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। मनोवैज्ञानिक क्रिक 1962 ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उनके द्वारा सीखे गए कार्यों को सीखने की गति के आधार पर की। इन्होंने शैक्षिक सफलता एवं शैक्षिक निष्पत्ति को आधार माना और कहा, यदि सामान्य बच्चों को शैक्षिक उपलब्धियां अपने आयु वर्ग से कम है तब उसे धीमी गति से सीखने वाला माना जाए। इससे अतिरिक्त यदि बालक का विकास समायोजन
आत्मनिर्भरता अपनी आयु वर्ग के बच्चों से कम है, तब इन्हें मंद अधिगामी या धीमी गति से सीखने वाला बच्चा कहा जा सकता है। यदि बालक सामान्य कक्षा में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, तो ऐसे बच्चों को धीमी गति से सीखने वाला बच्चा कहा जाता है। इसमें वे बच्चे भी सम्मिलित होते हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो और योग्यता भी सीमित हो। परीक्षा दृष्टि प्रतिभावान बालकों की शिक्षा विधि कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिक होनी चाहिए। ब्रेल पद्धति का प्रयोग किन बालकों के लिए किया जाता है? पूर्ण दृष्टिहीन छात्रों के लिए। पूर्ण बहरे बालकों की शिक्षा देने के लिए किन कार्यों को अधिक महत्व देना चाहिए? क्रियात्मक। प्रतिभाशाली विद्यालयों में पिछड़े बालकों को किस विधि से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं? उपचारित शिक्षण विधि से। किसने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? मैकाइबर ने। आधुनिक शिक्षा की विविधता का एक मुख्य कारण है सभी छात्रों को एक दूसरे से भिन्नता। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं मानसिक, शारीरिक, मिश्रित, शारीरिक और मानसिक दोनों। इन तीनों प्रकार की विशेषताओं वाले बच्चों की का शारीरिक तथा मानसिक विकास धीमी गति से होता है। इनमें परिपक्वता भी देर से आती है। ये साफ कपड़े नहीं पहनते हैं। ऐसे बच्चे लिखना, कला, आत्मविश्वास एवं सामाजिक गुणों का लोप, चिंता मुक्त, विद्यालय में अनुपस्थित, इंद्रिय दोषों से ग्रसित एवं सीखने में हास जैसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। अवधारणा शक्ति का अभाव। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में स्मरण शक्ति की कमी के कारण धारण शक्ति का अभाव कम होता है। ये बच्चे पढ़ाई लिखाई से कतराते हैं। ये शब्दों का ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं परंतु उनसे संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। शिक्षक द्वारा की गई प्रस्तुतिकरण का ये प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रस्तुतिकरण इनके अनुकूल नहीं होती है। असुरक्षा का अभाव होता है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में असुरक्षा का अभाव अधिक होता है। उनमें आत्मविश्वास की भावना का अभाव रहता है। यह भाव शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के कारण आ सकती है। अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में कल्पना शक्ति कम होती है। साथ ही दूरदर्शिता का भी अभाव होता है। ये अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इनमें भविष्य बोध का गुण भी नहीं होता है। समस्याग्रस्त। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक समस्याएं पाई जाती हैं। इनकी शैक्षिक उपलब्धि संतोषजनक नहीं होती है। इन्हें हतोत्साहित करने से इनमें समाज विरोधी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान के कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। निरीक्षण विधि हो गया, चिकित्सा परीक्षण विधि हो गया, बुद्धि परीक्षण हो गया, एकल अध्ययन विधि हो गया, व्यक्तित्व परीक्षण हो गया और शैक्षिक परीक्षण हो गया। धीमी गति से सीखने के कारण आर्थिक परिस्थिति या गरीबी हो सकती है। संवेगात्मक घटक हो सकता है। व्यक्तिगत घटक हो सकता है। परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर हो सकता है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं निम्नलिखित हैं। ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, भाषा एवं वाणी की समस्याएं, श्रवण एवं प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं। नेक्स्ट है पिछड़े बच्चे। पिछड़े बच्चों से अभिप्राय शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों के रूप में लगाया जाता है। पिछड़े बच्चों को परिभाषित करने के लिए बुद्धि लब्धि आयु के स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि निष्पत्ति या शैक्षिक लब्धि के आधार माना जाता है। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बच्चे वह हैं जिसकी शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि या शिक्षा के अंक 85 से कम हो। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन निम्नोक्त दो प्रकार का होता है। शैक्षिक पिछड़ापन, सामान्य पिछड़ापन, विशेष पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन इस प्रकार का बच्चा सभी पक्षों में पिछड़ा दिखाई देता है। वह लगभग कक्षा कक्ष के सभी विषयों में पिछड़ जाता है। पाठ्यक्रमांतर क्रियाओं से उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। वह उनमें भाग नहीं लेता है। विशेष पिछड़ापन, विशेष पिछड़ेपन में बच्चा किसी एक विशेष या विषय या पक्ष में पिछड़ता है। सभी विषयों में पिछड़ने के बजाय किसी विशेष विषय में किसी कारणवश वह सामान्य बच्चों के साथ नहीं चल पाता और वह उस विषय में उसकी तुलना में पिछड़ जाता है। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण। शैक्षिक पिछड़ेपन का बाह्य कारणों का पता लगाने के लिए बच्चे के सामाजिक आर्थिक स्तर, माता पिता का शिक्षा स्तर एवं सत्र में बच्चे की उपस्थिति, विद्यालय में प्रवेश का समय, विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का शैक्षिक ज्ञानात्मक स्तर, प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण विधियों एवं उपकरणों आदि का ज्ञान सहायक सिद्ध हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने पिछड़ेपन का कारण बच्चों को मंदबुद्धि होना पाया है। बुद्धि अर्जन के लिए उनके आयु वर्ग के लिए उपलब्धि मानकीकृत परीक्षण पर मानसिक आयु ज्ञात कर ली गई है। इसके बाद गणना निम्न सूत्र से कर लेते हैं। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बच्चों से हमारा तात्पर्य उन बच्चों से हैं जो परिवार एवं कक्षा व विद्यालय में भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार के बच्चों से भिन्न होता है। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए समस्या बने रहते हैं। समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, क्रोध करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, गृह कार्य न करने वाले बच्चे तथा कक्षा में देर से आने वाले बच्चे आदि। समस्यात्मक बच्चों को समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को जानकर ऐसे बच्चों के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। प्रायः बच्चा आवश्यकता पूरी न होने पर, अत्यधिक लाड़ प्यार में, कठोर अनुशासन के कारण या असुरक्षा की भावना के कारण
विभिन्न प्रकार की समस्यात्मक व्यवहार करता है। समस्यात्मक बच्चों को उनके समस्यात्मक व्यवहार के लिए प्रताड़ित अथवा शारीरिक दंड न देकर मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देनी चाहिए। बलस्टाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असमान होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। समस्यात्मक बच्चों की पहचान: निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, अभिभावकों, शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप करके, कथात्मक अभिलेख करके, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, संचयी अभिलेख के द्वारा। संख्यात्मक बच्चों की विशेषता: न्यून मानसिक दक्षता और समस्यात्मक लक्षण, जैसे पैसे एवं वन वस्तु की चोरी करना, स्कूल के कार्यों में सक्रिय न होना, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना, अनुशासन का विरोध करना, बुरा आचरण होता है, असहयोग की प्रवृत्ति रखते हैं, संदेह करते हैं, धोखा देते हैं, अश्लील बातें करते हैं, बिस्तर गीला करते हैं। अत्यधिक दूसरा है बी, अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना, मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होना, हीन भावना का शिकार होना, सीमा से अधिक कठोर व्यवहार का होना, अप्रसन्न एवं चिड़चिड़े होना, भयभीत परंतु आत्मकेंद्रित होना, लोगों के विरोध का शिकार होना, अनावश्यक तर्क आधारित आख्याय प्रस्तुत करना। कुछ परीक्षा प्रश्न है। मानसिक रूप से मंद बालकों की मुख्यतः किसकी क्षमता नहीं होती है? समायोजन की। मानसिक रूप से मंद बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 70 से कम। पिछड़े बालक होते हैं दब्बू प्रकृति के। विशिष्ट बालकों के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक सक्सेसफुल चिल्ड्रन किसने लिखी है? रिचर्ड एवं ऑर्लेंस्की ने। बाल अपराधी बालक की उम्र न्यूनतम कितनी होती है? 8 वर्ष। अमूर्तता किन बालकों की शिक्षण विधि के स्वरूप में निहित होना चाहिए? प्रतिभावान बालक में। समस्यात्मक व्यवहार के कारण, रीजन्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। सामाजिक तथा परिवेशी कारण, आनुवंशिक कारण हो सकता है, शारीरिक कारण हो सकता है और स्वभाव संबंधी तथा संवेगात्मक कारण। समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा: माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके उनका समन या परिशोधन किया जाना चाहिए। बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार देना चाहिए। बच्चों के सहयोगों को गुप्त निरीक्षण रखना चाहिए। बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चों को मनोरंजन के उचित अवसर दिए जाने चाहिए। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। अध्यापक का व्यवहार मधुर एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता, परिस्थिति तथा क्षमता के अनुरूप हो उन्हें गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बच्चों में आत्म अनुशासन की भावना विकसित की जानी चाहिए। विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर बच्चों को अपनी रुचियों प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। किसी भी समस्या का व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक हल खोजना चाहिए। नेक्स्ट है दिव्यांग बालक। कुछ बालकों में जन्म से शरीर से किसी अंग में दोष होता है या बाद में किसी बीमारी, दुर्घटना, आपात या चोट लगने के कारण उनके शरीर का अंग दोष युक्त हो जाता है। दिव्यांग बालक होते हैं। डॉक्टर एस माथुर के अनुसार एक व्यक्ति जो शारीरिक दोष की से इस प्रकार ग्रसित हो कि वह उसके सामान्य क्रियाओं में भाग लेने में बाधा डालता है, उसको विकलांग कहा जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें सामान्य क्रियाओं को करने से रोकते हैं अथवा सीमित करते हैं, उन्हें शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाता है। विकलांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा पारित की गई कन्वेंशन UNCRPD 2006 के अनुसार विकलांगता का संबंध उन सभी व्यवहारगत तथा पर्यावरण बाधाओं से है जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है। वेडल 1996 ने अपनी पुस्तक दी रिजेक्टेड बॉडी में विकलांगता को एक सामाजिक घटना बताया है। हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम 2009 लागू है, जिसके अनुसार अनुच्छेद 21A के तहत प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। नई शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक 3 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अनेक वर्षों से चल रहे प्रयासों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सन 1980 में क्षति, अक्षमता तथा निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स ICIDH नामक मैनुअल प्रकाशित किया, जिसमें वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित प्रकरण को माना गया। पहला रोग, दूसरा क्षति, अक्षमता या निःशक्तता। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार माना गया है कि विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिव्यांग बालकों के प्रकार: शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों के मुख्यतः निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला दृष्टिबाधित दिव्यांग, श्रवण बाधित दिव्यांग, अस्थि दिव्यांग, बहुदिव्यांग। दृष्टिबाधित दिव्यांग बालक, इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनकी सही तरह से कोई वस्तु को देख पाने में कठिनाई होती है। बालक दो प्रकार के होते हैं,
पूर्ण दृष्टिबाधित ब्लाइंड जिसको कहते हैं, और पार्शियल ब्लाइंड आंशिक दृष्टिबाधित। विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार पूर्ण दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जो निम्न में से किसी एक ग्रसित हों: दृष्टि का पूर्ण अभाव, सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 के स्नेलन से अधिक न हो, या दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या उससे कम हो। दृष्टिबाधित छात्रों की शिक्षा व्यवस्था। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए निम्नलिखित शिक्षा व्यवस्था की प्रावधान किया जाता है: आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था, व्यक्तिगत सहायता के उद्देश्य से सीमित छात्र संख्या, विशिष्ट पाठ्यक्रम, विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक, ब्रेल लिपि का उपयोग, प्रेम सहानुभूति व्यवहार तथा सहभागितापूर्ण वातावरण, सरकारी गैर सरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग। श्रवण बाधित दिव्यांग बालक। श्रवण बाधित दिव्यांग वे बालक होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम होती है या पूर्ण रूप से समाप्त होती है। ऐसे बालकों को सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार श्रवण अक्षमता से कार्य तात्पर्य है कि संवाद संबंधी रेंज में आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल या अधिक की हानि। इस प्रकार के बालक व्यक्ति लगभग 5 फीट की दूरी पर हों रही बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट है अस्थ दिव्यांग बालक। अस्थ दिव्यांग बालक वे बालक होते हैं जिनकी अस्थियां, जोड़ और मांसपेशियों सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। ऐसे बालकों को सामान्यतः शारीरिक विकलांग, चलन निःशक्त बालक भी कहा जाता है। इस प्रकार की दिव्यांगता में सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो, मेरुदंडी, दिशाकी, संधिशोथ इत्यादि से प्रभावी बालक आते हैं। नेक्स्ट है बहुदिव्यांग बालक। जब बालक में एक से अधिक दिव्यांगता हो तो ऐसे बालक बहुदिव्यांग बालक होते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब बालक में दृष्टिबाधिता के साथ अस्थि दिव्यांगता भी हो। उपचार संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, पहचान व आकलन करना, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा व्यवस्था, विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, भत्तों का प्रावधान, विशिष्ट पाठ्यक्रम तथा विशिष्ट क्रियाकलाप, बहरे बालकों को सांकेतिक माध्यम से शिक्षा, अर्ध बहरे बालकों के लिए कर्ण यंत्र का प्रयोग, अर्ध बालकों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग, आंशिक दृष्टिबाधित बालकों के लिए चश्मे, डॉक्टरी परामर्श आदि, अपंग बालकों के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढलान की व्यवस्था। अधिगम अक्षम बालक। अधिगम अक्षम वे बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों की तरह होती है, लेकिन पढ़ने लिखने व गणित से संबंधित समस्या के समाधान करने में कठिनाई होती है। 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क ने सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता पद का प्रयोग किया। किर्क महोदय के अनुसार अधिगम अक्षमता का तात्पर्य वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय क्रियाओं में से एक या अधिक क्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता का, संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक अनुदेशन कारण के कारण। अधिगम अक्षमता डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, डिसकैल्कुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार है, डिस्फेसिया वाक क्षमता संबंधी विकार है, डिस्प्रैक्सिया लेखन व चित्रांकन संबंधी विकार है, अफेजिया क्या है, भाषण संप्रेषण संबंधी विकार है, डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से किसी न किसी आधार पर भिन्न होता है, चाहे वे एक ही माँ बाप के संतानों क्यों न हो। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे माँ भी में भी अत्यधिक समानताएं होने के बावजूद वे परस्पर कुछ न कुछ विभेद रखते हैं। सामान्य शब्दों में कोई भी दो व्यक्ति परस्पर पूर्णतः एक समान नहीं हो सकते हैं। उनमें शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा सामवेगिक आदि आधार पर भिन्नता होती है। प्रकृति प्रदत्त इन्हीं भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उसको दूसरों से भिन्न बनाती हैं। इन्हीं विशेषताओं तथा योग्यताओं के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता है। व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। उन्होंने सन 1869 में हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने इन भिन्नताओं को का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया था। पियर्सन, बिनेट, टर्मैन आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया। परिणाम स्वरूप आधुनिक समय में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रंग, रूप, शारीरिक गठन, स्वभाव तथा रुचि आदि गुणों में भिन्न होने से है। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। टायलर के अनुसार शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली भिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नताएं बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अतः इनके अध्ययन से हम प्रत्येक बालक के विकास के लिए आवश्यक उचित अवसर तथा उचित वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। भिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिगत विभेद को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जैसे शारीरिक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, नैतिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, प्रजाति भिन्नता, धार्मिक भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिगत भिन्नता मुख्यतः वंशानुक्रम तथा वातावरण से प्रभावित होती है तथा कुछ अन्य कारक भी हैं जिनको निम्नवत दर्शाया गया है, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि हो गई, स्वास्थ्य हो गया, पृष्ठभूमि हो गया, लिंग भेद हो गया, शिक्षा हो गया, जाति व प्रजाति हो गई, अब क्षमता हो गया, स्वास्थ्य हो गया। वंशानुक्रम। व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। गाल्टन, पियर्सन, टारमैन आदि मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि वंशानुक्रम काफी सीमा तक शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ तक कि लिंग, बुद्धि तथा अन्य योग्यताओं में भेद का कारण भी मुख्यतः वंशानुक्रम ही होता है। वंशानुक्रम बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है, जिनमें कुछ प्रभाव निम्नवत हैं। बुद्धि हो गया, चरित्र हो गया, शारीरिक लक्षण हो गया, व्यावसायिक योग्यता हो गया, मूल शक्ति हो गई, सामाजिक स्थिति हो गई। नेक्स्ट है वातावरण। व्यक्ति की भिन्नताओं का एक प्रमुख कारण वातावरण भी है। हमारे भौतिक वातावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। गर्म वातावरण के लोग श्याम रंग के साथ तथा काम फुर्तीले होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश के लोग गोरे तथा अधिक फुर्तीले होते हैं। वातावरण के प्रभाव को निम्नवत देखा जा सकता है, जैसे मानसिक, सामाजिक विकास, बुद्धि, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास, शारीरिक विकास। व्यक्तित्व भिन्नता और शिक्षा। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्योंकि हमें व्यक्ति विशेष को पढ़ाना होता है, व्यक्तियों के समूह को नहीं, इस कारण विद्यालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने बजट, अध्यापकों, कर्मचारियों व पाठ्यक्रम संबंधी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वह दूसरों से कितना भी भिन्न क्यों न हो, विद्यार्जन को समुचित अवसर प्रदान करें। कक्षा में विद्यार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होते हैं, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने का स्तर भी भिन्न भिन्न होती हैं, उनमें भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय आदि स्तर पर भिन्नताएं होती हैं। एक शिक्षक को इन सभी बातों के लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है। वैश्विक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया में निम्न बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। छात्रों का वर्गीकरण, कक्षा का सीमित आकार, अध्यापन विधियाँ, पाठ्यक्रम का समायोजन, गृह कार्य दिया जाना, व्यावसायिक निर्देशन, शारीरिक शिक्षा, विशिष्ट कार्यक्रम अथवा विधियों का समावेश। नेक्स्ट है ज्ञान और शिक्षाक्रम। शिक्षा का कोई भी उद्देश्य हो, वे सीखने से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, और शिक्षा में जो सिखाया जाता है उसमें ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा में ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं हो सकता होता है। मूल्य, आदतें आदि और भी कई चीज़ें होती हैं, पर एक तो इन सभी को सीखने में ज्ञान की भूमिका होती है, और दूसरे सोच विचार करने में प्रमुख रूप से ज्ञान ही काम आता है। ज्ञान को प्राप्त करना, बनाना, संप्रेषित करना, उसको काम में लेना, उसकी जांच करना आदि। एक अध्यापक के लिए यह जरूरी है कि वह शिक्षा से ज्ञान के इस रिश्ते को समझे, स्वयं ज्ञान की प्रकृति को समझे, उसके विभिन्न रूपों को समझे, और शिक्षाक्रम और शिक्षण शास्त्र से उसको रिश्ते को समझे। शिक्षाक्रम की जरूरत। शिक्षाक्रम का लक्ष्य होता है कि बच्चों को उन ज्ञान, समझ, क्षमताओं, कौशल, मूल्यों का विकास कैसे किया जाए जो कि अपेक्षित होने के बावजूद भी बिना स्कूल के हस्तक्षेप के नहीं हो सकते। शिक्षाक्रम की अवधारणा। प्राचीन काल से ही शिक्षाक्रम की अवधारणा विचारकों तथा दार्शनिकों ने के मस्तिष्कों को आंदोलित करती आ रही है। शिक्षा शब्द का व्यापक गूढ़ार्थ है, इस कारण इसको सार रूप में परिभाषित करना कठिन है। जीव विज्ञानी, अर्थशास्त्री, शिक्षक, अभिभावक आदि सभी इसको विभिन्न अर्थों में परिभाषित करते हैं। उदाहरणार्थ, अभिभावक इसको एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखता है जो उसके बालक के समाज में समृद्धि, प्रतिष्ठा तथा नाम प्रदान करने के लिए योग्य बनाते हैं। शिक्षक इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार करता है, यह बालक को नवीन मानव बनाने में सहायता प्रदान करती है। छात्र इसको ज्ञान, अभिवृत्तियां तथा कौशल प्रदान करने वाला साधन के रूप में देखता है। पाठ्यक्रम की अवधारणा। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने अथवा किसी व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए किसी शिक्षालय द्वारा छात्रों के लिए प्रस्तुत विषय सामग्री की समग्र योजना को पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्य का अर्थ पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, और चर्चा का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार पाठ्य चर्चा का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, सीखने योग्य अथवा पढ़ने योग्य, सिखाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। पाठ्य चर्चा को अंग्रेजी के क्यूरिकुलम कहा जाता है। शिक्षाक्रम निर्माण की समस्याएं। शिक्षाक्रम के शिक्षा का समग्र चिंतन कहने पर से ही काम नहीं चलता। हम यह देखने की कोशिश करेंगे जब किसी भी तरह का शिक्षाक्रम निर्मित होता है तो उसे बनाते हुए किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। किसी विविधतापूर्ण, बहुसांस्कृतिक, लोकतांत्रिक देश के बच्चों के लिए क्या सिखाया जाए, इसे तय करना आसान काम नहीं है। स्कूल शिक्षाक्रम की असली चिंता यह होती है कि क्षमताओं, कौशलों, ज्ञान एवं जानकारियों आदि तथा वृत्तियों, रवैये,
मूल्य आदि का स्कूली शिक्षा में चयन किन आधारों पर किया जाए, इस प्रकार शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याएं निम्नलिखित हैं। बच्चों की सीखने की क्षमता, स्तरवार सिखाने के उद्देश्य का निर्धारण, विषय वस्तु का चुनाव व नियोजन, सीखने सिखाने की विधियों का चुनाव। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है तथा प्रत्येक बच्चे में कुछ विशेषता, रुचि, योग्यता तथा आवश्यकता होती है। इसी विचार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा का विकास किया, जिसे समावेशी कहा गया। शिक्षा में समावेशन को हम सामान्य भाषा में समावेशी शिक्षा कहते हैं। इस प्रत्यय का प्रचलन 1990 में दशक में व्यापक रूप से हुआ, जब जून 1994 में सलमान का स्पेन में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 देशों तथा 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसका समापन निम्नलिखित घोषणा के साथ हुआ। प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशेषताएं, रुचियां, योग्यताएं एवं सीखने की आवश्यकताएं अनोखी होती हैं। अतः शिक्षा प्रणाली में इन विशेषताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता को ध्यान रखना चाहिए। सलमान का सम्मेलन 1994। बच्चों के उनके शारीरिक बुद्धिमत्ता, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या किसी अन्य परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना विद्यालय को सभी बच्चों को दाखिल देना चाहिए। यह सम्मिलित करता है कि विकलांग तथा प्रतिभाशाली बच्चे, गली के और कार्य करने वाले बच्चे, गांव या बंजारे से बच्चे, भाषाई, प्रजाति या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक बच्चे तथा दूसरे अलाभावंत अलाभावित या अधिकारहीन क्षेत्र में या समूह से बच्चे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2005। समावेशी शिक्षा विभिन्न तरीकों से बच्चों के विकास में मदद करती है। विशिष्ट चुनौतियों वाले शिक्षार्थी शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास और मोटर कौशलों में बढ़त हासिल करते हुए वे अच्छा करते हैं जब समान पर्यावरण उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाता है। स्कूल में बच्चे सामान्य विविधता वाले लोगों और वंचित लोगों के लिए सहिष्णुता विकसित करते हैं। जब हम बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करते हैं, समाज में वहाँ सीमांकन शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चों के बाद में समुदाय के किसी प्रयोजन में शामिल करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक समावेशी समाज की नींव डालती है, जो विविधता के को स्वीकारता है, सम्मान करता है और मानता है। समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा एक प्रकार की समेकित शिक्षा की ओर इंगित करता है, जिसके माध्यम से बिना किसी भेदभाव के समाज में प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करके एक स्तर पर लाया जा सके। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। सामान्य बालकों की शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा का शिक्षण, समान असमर्थ बालकों की शिक्षा एक साथ, इसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर, भाषाई अल्पसंख्यक एवं विभिन्न परिवेश से आए हुए विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य किया जाता है, जिसमें शिक्षक को विशेष शिक्षण कला एवं दक्षता से मुक्त पढ़ना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा मानसिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों का ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। अर्थात समावेशी शिक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। समावेशन शिक्षा हेतु निर्देशन निर्देशन का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं को समझते हुए उनका उपयोग अपनी समस्याओं का स्वयं हल करने में कर सके। इस प्रकार निर्देशन में दो व्यक्ति होते हैं, एक वह जिनको निर्देशन प्रदान किया जाता है तथा दूसरा वह जो निर्देशन करता है। जोन्स के अनुसार निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है कि वह अपने जीवन लक्ष्य निर्धारित कर सके, जीवन में समायोजन स्थापित कर सके एवं लक्ष्य पूर्ति से संबंधित समस्याओं को सुलझा सके। मॉरिस के अनुसार निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाली उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा वह स्वयं अपनी क्षमताओं का पता लगाने तथा उन्हें विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन उपयोगी हो सके। स्किनर के अनुसार निर्देशन युवक को सहायता देने वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। निर्देशन के प्रकार व्यक्तिगत हो सकता है, व्यावसायिक होता है, सामाजिक होता है, स्वास्थ्य और शैक्षिक। निर्देशन की विधियाँ। निर्देशन की प्रक्रिया में निर्देशन प्राप्तकर्ता के आधार पर कुछ विधियाँ वर्गीकृत की हैं जो निम्नवत हैं। व्यक्तिगत विधि और सामूहिक विधि। निर्देशन की आवश्यकता। प्रत्येक समाज व राष्ट्र यह अपेक्षा करता है कि उसके नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो और वे अपनी योग्यता व क्षमता के अनुकूल अपना विकास कर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सके। यह तभी संभव हो सकता है जब उन्हें सही निर्देशन प्राप्त हो। वर्तमान समय में औद्योगिकरण
नगरीकरण, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप समाज में जो परिवर्तन हुए उनके कारण आज निर्देशन की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। निर्देशन मनोवैज्ञानिक पक्ष, व्यक्तिक विभिन्नता, समायोजन, व्यक्तित्व, संवेगात्मक समस्या, सामाजिक आर्थिक पक्ष, औद्योगिकरण, नगरीकरण, व्यवसाय, जनसंख्या, परिवर्तित सामाजिक मूल्य, शैक्षिक पक्ष में पाठ्यक्रम, विद्यालय और समायोजन, समावेशी शिक्षा हेतु परामर्श। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, परंतु परामर्श इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। परामर्श चाहने वाले की कुछ समस्याएं होती हैं जिनका समाधान वह अकेले नहीं कर सकता। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव की आवश्यकता होती है और ये सुझाव ही परामर्श कहलाते हैं, जो कि परामर्शदाता द्वारा जिए जाते हैं। अन्य शब्दों में परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले व्यक्ति की समस्या या कठिनाई को समझने का प्रयास करता है तथा उससे विचारों का आदान प्रदान करके उसकी शिक्षा समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार की सहायता परामर्श कहलाती है। बर्नार्ड तथा फुलमर के अनुसार बुनियादी तौर पर परामर्श के अंतर्गत व्यक्ति को समझना और उसके साथ कार्य करना होता है, जिससे उसकी आवश्यकताओं, अभिप्रेरणाओं और क्षमताओं की जानकारी हो और फिर उसे उनके महत्व को जानने में सहायता दी जाए। मायर्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है जिसमें एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श शब्द दो व्यक्तियों की संदर्भ की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति उसके स्वयं के वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। परामर्श के प्रकार: शैक्षिक परामर्श, नैदानिक परामर्श, सामाजिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श। परामर्श की विधियाँ: व्यक्तिक विधि और सामूहिक विधि। परामर्श की आवश्यकता: छात्रों के वर्तमान समस्याओं को हल करने में सहायता देने के लिए, विशेष योग्यताओं तथा उचित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिए, शैक्षिक तथा व्यावसायिक चयन की योजना बनाने में छात्र की सहायता करने के लिए, छात्रों को अपने उत्तरदायित्व को समझने में सहायता देना, छात्रों को सामाजिक और संवेगात्मक सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करने के लिए। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य: समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य: अधिकारों की रक्षा, सभी के लिए शिक्षा, कौशलों की पहचान, नई चुनौतियों के लिए तैयार, मातृभाव की भावना का विकास, संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। समावेशी शिक्षा में बाधाएं: समावेशी शिक्षा के दौरान कक्षा में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित हैं। सहभागिता का अभाव, सहभागिता द्वारा नकारा जाना, जिम्मेदारी की कमी, विशेष विद्यालय से लगाव न होना, निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा में साधनों की कमी। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। शिक्षक की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। समावेशन की नीति, पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन, एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूल को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहां बच्चों के जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिनाई परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा फायदा मिले। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके और सहपाठियों के साथ बांटने के मौके देना बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देने की शक्तिशाली तरीके हैं। स्कूलों में अक्सर हम कुछ गिने चुने बच्चों को ही बार बार चुनते रहते हैं। इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फायदा होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्कूल में लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे बार बार उपेक्षित महसूस करते हैं और स्कूल में पहचाने जाने और स्वीकृति की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है। तारीफ करने के लिए हम श्रेष्ठता और योग्यता को आधार बना सकते हैं, लेकिन अवसर तो सभी बच्चों को मिलने चाहिए और सभी बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को भी पहचाना जाना चाहिए और उनकी तारीफ होनी चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से भारत में निरीक्षण पद्धति किसकी रीढ़ी है? ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की। भारत में किस घोषणा पत्र की सिफारिश पर निरीक्षण पद्धति को स्थापित किया गया? 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है मिश्रित अध्ययन। शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो वह महत्वपूर्ण होता है। तदनुभूति किसी अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। इसमें विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों भी शामिल है जिन्हें दिए गए काम को पूरा करने में ज़्यादा समय या मदद की ज़रूरत होती है। ज़्यादा अच्छा होगा अगर शिक्षक ऐसी गतिविधियों की योजना बताते समय कक्षा में बच्चों से चर्चा करे और यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक बच्चा अपना योगदान दे पाए।
इसलिए योजना बनाते समय शिक्षकों को सभी की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह उनके प्रभावी शिक्षक होने का सूचक बनेगा। प्रतियोगिता के आधार पर अत्यधिक बल और व्यक्तिगत सफलताएं कई स्कूलों की पहचान बनती जा रही है, विशेषकर उन निजी विद्यालयों की जो मध्यम वर्ग के आकर्षित करने के लिए खुलते हैं। यहाँ जैसे ही विद्यार्थी दाखिला लेते हैं, उन्हें अलग अलग खंडों हाउस में बांट दिया जाता है और इसके बाद स्कूल की हर गतिविधि खंड के अंक पर आधारित होती है और उसमें भाग लेने के आधार पर हर साल के अंत में पुरस्कार दिए जाते हैं। इस तरह अपने हाउस के प्रति निष्ठावान बनाकर विद्यार्थी उसके लिए अंक जुटाने में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इससे उनके शैक्षिक लक्ष्य भी गड़बड़ाते हैं, क्योंकि स्पर्धा का अत्यधिक भावना किसी दूसरे से बेहतर करने के लक्ष्य को बढ़ावा देती है, न कि अपने आप में श्रेष्ठ बनने और अपने संतोष के लिए कुछ करने के लक्ष्य को। अक्सर बच्चों द्वारा अन्य बच्चों को प्रबोधन स्कूल के अंदर के सामाजिक रिश्तों को विकृत कर देता है, जिससे सहपाठियों को के संबंध पर प्रतिकूल असर पड़ता है और सहयोग और संवेदनशील मूल्यों की क्षति पहुंचती है। शिक्षकों को इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि वे स्कूली जीवन के हर पहलू में किस हद तक स्पर्धा की भावना को शामिल करना चाहते हैं और किस हद तक उसे फैलाना चाहते हैं, क्योंकि इससे तो वे अनुशासित और नियंत्रित करने का काम ज़्यादा कर रहे हैं और अधिगम एवं रुचि को बढ़ावा देने का काम। बच्चों को शुरू से ही संकीर्ण संज्ञानात्मक आधार पर वर्गीकृत करके स्कूल उस विद्या को भी क्षति पहुंचाते हैं जो बच्चों की क्षमताओं पर प्रतिभाओं में होती है। प्रत्येक बच्चों के साथ व्यक्तिगत नेक्स्ट है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज। परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था है। ये सबल एवं स्वस्थ समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उद्देश्य आचार्य नरेंद्र देव समिति 1935 की संस्तुतियों के आधार पर विद्यालयी आयु वर्ग के बच्चों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सुलभ कराने हेतु जुलाई 1947 में मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज की स्थापना की गई तथा वर्ष 1981 से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधीनस्थ इकाई के रूप में मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज क्रियाशील है। इस अनुक्रम में उत्तर प्रदेश के मनोविज्ञानशाला अपने अधीनस्थ 10 मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अयोध्या एवं गोरखपुर के सहयोग से मनोवैज्ञानिक सेवाएं उक्त विभिन्न कार्यों का संपादन करता है। सीखने वाले का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द लर्नर। मानसिक अस्वस्थता के अंतर्गत हमें संवेगात्मक अस्थिरता व अपरिपक्वता को सम्मिलित करते हैं। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य मानव के व्यक्तित्व का संतुलित विकास है। यह वह संवेगात्मक दृष्टिकोण है जो उसे अपने आसपास के लोगों के साथ सौहार्दपूर्वक पूर्ण रहने के योग्य बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं। कुप्पूस्वामी ने अपनी पुस्तक एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी में मानसिक दृष्टि से स्वस्थ या सुसमायोजित व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला हो गया सहनशीलता, दूसरा आत्मविश्वास, सामंजस्य की योग्यता, निर्णय करने की योग्यता, आत्मसम्मान की भावना, वातावरण का ज्ञान। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। यदि हम व्यक्ति को मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहे, इस दिशा में हमें सदैव ही प्रयत्न करना चाहिए। विद्यालय व परिवार का यह संयुक्त दायित्व है कि वो बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान दें। अच्छे सामाजिक संबंध। मानव के मानसिक स्वास्थ्य पर उन संबंधों का भी प्रभाव पड़ता है जो वह अपने आसपास के लोगों के साथ स्थापित करती है। इस कारण यह आवश्यक है कि व्यक्ति के परिवार के अन्य लोगों के साथ संबंध अच्छे हों, जिसमें वह शुरू से ही अच्छे संबंध बनाने को प्रेरित हो। सामाजिक गतिविधियाँ। एक साधारण मानव दूसरी के साथ अथवा अकेले रहकर जो समय व्यतीत करता है, उससे वह अपने जीवन में संतुलन स्थापित करना चाहता है। एक विक्षिप्त प्राणी दोनों चरम सीमाओं में से एक को चुनता है, अर्थात या तो वह बहुत अधिक समय तक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है और या फिर वह स्वयं को समाज से अलग कर लेता है। भविष्य के प्रति आस्था। दूसरे युगों की तरह हमारा युग भी चिंतन का युग नहीं रह गया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं और व्यक्ति यह प्रयास होना चाहिए कि वह इन समस्याओं को उचित समय पर हल कर सके, जिसमें बार बार वह समस्या उसके जीवन में समस्याएं उत्पन्न न करें। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अनुवांशिकता हो गई, शारीरिक दबाव या बोझ हो गया, यौन हो गया, आयु हो गई, निराशा हो गया, रोग, थकान एवं संवेगात्मक आघात। वातावरण के साथ समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भौतिक, पारिवारिक व सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखे। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुझाव। अच्छा स्वास्थ्य, सामाजिक गतिविधियां करें, अच्छे सामाजिक संबंध बनाए रखें, भविष्य के प्रति आस्था रखें, वातावरण के साथ समायोजन करें। विद्यालय तथा समुदाय। स्कूल एंड कम्युनिटी। जॉन डेवी का कथन विद्यालय समुदाय का एक लघु रूप है। बहुत पहले जॉन डेवी द्वारा कहे गए इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम किसी भी समाज की विशेषताएं, आवश्यकता अनुसार विकास आदि का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम
वहाँ के विद्यालयों में चले जाएं जो हमें समाज के अप्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो स्कूल, विद्यालय और समुदाय शिक्षा के वह औपचारिक और अनौपचारिक संसाधन हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। स्कूल व समुदाय दोनों का ही उद्देश्य बालक का विकास करना होता है। नेक्स्ट है विद्यालय स्कूल का अर्थ। स्कूल की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का विचार है कि यह दो शब्दों से उत्पन्न हुआ, ग्रीक भाषा के स्कूला से, लैटिन भाषा के स्कूल से। इन दोनों शब्दों का तात्पर्य है अवकाश या लीजर। प्राचीन काल में ग्रीक में बालक जिस स्थान पर अपने आत्म के विकास हेतु जाता था उसे स्कूल कहते थे। जॉन डेवी ने स्कूल के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ बालक के विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। समुदाय का अर्थ। समुदाय, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है। कॉम कॉम का मतलब होता है टुगेदर, म्यूनिस का से मतलब होता है टू सर्व। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ है एक साथ सेवा करना। बोगार्ड्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामूहिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। विद्यालय व समुदाय से संबंध। विद्यालय व समुदाय के संबंधों को विभिन्न विद्वानों ने स्पष्ट किया है, जिनमें से कुछ के विचार इस प्रकार हैं। केजी सयंदन के अनुसार लोगों का स्कूल उन्हीं की आवश्यकताओं और समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। इसका पाठ्यक्रम उनके जीवन का आदर्श होना चाहिए। इसकी कार्यविधियाँ उनकी कार्यविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। समुदाय की प्राकृतिक स्थिति में जो कुछ भी विशेष और महत्वपूर्ण है वह सब स्कूल में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। आइवोल्ड स्टैफर्ड के अनुसार अच्छा स्कूल कार्यक्रम समुदाय की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। वह लोगों के जीवन का अभिन्न अंग होता है। स्कूल को जिन लोगों की सेवा करनी होती है उन्हीं के द्वारा तथा उन्हीं के लिए स्कूल कार्यक्रम बनाना चाहिए। जॉन डेवी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यंत बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चों के लिए जो चाहते हैं, समुदाय सभी बच्चों के लिए वही चाहता है। स्कूलों के लिए अन्य कोई आदर्श संकीर्ण तथा असुंदर होगा और उसे कार्यान्वित करना अपने लोकतंत्र को नष्ट करना होगा। फ्रैंकलिन के अनुसार समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने सदस्यों को ऐसे ज्ञान, कौशलों, आदर्शों तथा आदतों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है जो कि उसके स्वयं के स्थायित्व एवं निरंतर विकास के लिए परम आवश्यक है। वैसे संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय संस्था सामाजिक संस्था का ही एक अभिन्न रूप है और इसी कारण उस पर समाज में विद्यमान विभिन्न संस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण लाइन। विद्यालय संगठन को मेहराब में शिखर का पत्थर किसे कहा गया है? प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कक्षाओं में हस्तक्षेप। एक शैक्षिक संस्थान को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन है बाह्य एवं आंतरिक। समाज और विद्यालय के मध्य एक कड़ी कौन होता है? प्रधानाध्यापक। सामाजिक अनुशासन का केंद्र किसे माना जाता है? विद्यालय को। विद्यालय प्रशासन की प्रथम अनिवार्यता क्या है? योजना। अध्यापन, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रति प्रधानाध्यापक का क्या दायित्व? पर्यवेक्षण। गणना एवं सर्वेक्षण प्रधानाध्यापक के किस प्रकार का दायित्व है? अन्य दायित्व है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, तकनीकी प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, वैज्ञानिक प्रभाव एवं सांस्कृतिक प्रभाव। विद्यालय समाज का लघु रूप। वास्तव में यदि देखा जाए तो विद्यालय वह परिवेश प्रदान करता है जिसमें विभिन्न वर्गों, जातियों एवं संप्रदाय के व्यक्ति एक दूसरे से स्विच ऑफ हो गया मोबाइल।